वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पार्ट 1 कवर किया है। अगर आपको उसको देखना है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें बेसिकली मैंने पार्ट 1 में 3 चीजें आपको कवर करके दी है। जैसे कि मैंने वहां पे कवर किया है कैपिटल क्या होती है बेटा, असेट्स क्या होती है और लाइबिलिटीज क्या होती है। ठीक है बेटा, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने वहां पे दी है। अगर आप यहां पर आ गए हो तो आप पहले इस वीडियो को, इस पूरे लेक्चर को देख लो और उसके बाद आप इसके बारे में जरूर जान लेना, क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमको इन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा बिना देरी किए। हमारा पहला आज का आज का यानी कि जो हम आज करने जा रहे हैं पार्ट 2, उसका पहला कंपोनेंट यानी कि पहला बेसिक टर्म। बेटा पहला आज की क्लास में बेसिक टर्म है हमारा एंटिटी। एंटिटी बेसिकली मतलब क्या हो जाता है बेटा, एंटिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक यूनिट जो इंगेज होती है एक्टिविटी परफॉर्म करने में। और ये किस तरह की एक्टिविटी करती है बेटा, बिजनेस एक्टिविटी करती है। तो कोई भी इकोनॉमिक यूनिट अगर बिजनेस एक्टिविटी करती है, जैसे सेल करना, परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग करना या सर्विस प्रोवाइड करना, अगर कोई भी हमारी इकोनॉमिक एंटिटी किसको बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक यूनिट या इकोनॉमिक एंटिटी जो कि पैसे कमाने के लिए डेवलप हुई है, पैसे अर्न करने के लिए डेवलप हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक यूनिट या इकोनॉमिक एंटिटी। तो कोई भी इकोनॉमिक यूनिट या इकोनॉमिक एंटिटी इंगेज होती है बिजनेस एक्टिविटीज में। मैंने चार आपको बिजनेस एक्टिविटी के एग्जांपल दिए, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, बट आप ये समझ लो कि इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। और एंटिटी इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसका कुछ लीगल एस्पेक्ट भी है बेटा, लीगल पर्पस भी है। क्या लीगल पर्पस है कि जो भी हमारी इकोनॉमिक यूनिट है जो इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी उसको हम बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। और बिजनेस भी कई तरह के होते हैं बेटा, जैसे एक होता है हमारा सोल प्रोपराइटर। ठीक है ना। अब सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसमें एक ही पर्सन होता है, वो सारा का सारा पैसा लगाता है और वो सारा का सारा पैसा लगाने के बाद सारा प्रॉफिट भी खुद लेता है। अब इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में अगर हमको इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, इसको एग्जिस्टेंस में लेकर आना है, तो बेटा ये ऑप्शनल होता है। यानी कि अगर ऑनर का मन करेगा, ऑनर चाहेगा कई तरह के बेनिफिट उठाने के लिए, तो वो इसका क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। यानी कि अगर सपोज कर लो उसने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया, तो ये जो हमारी बिजनेस एंटिटी है जो जिसका वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी बेटा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लो, आपने कल कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस का आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो वो एग्जिस्टेंस में आ गई। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, उसकी एक लीगल एंटिटी बन गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। और वो एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हम तो ह्यूमन बीइंग है, एज अ ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन वो एक्टिविटी जो करेगा वो बिजनेस के रिस्पेक्ट में करेगा। यानी कि वो इकोनॉमिक एंटिटी या इकोनॉमिक बोल सकते हैं यूनिट सेल भी करेगा, परचेज भी करेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, सर्विस भी करेगा, और जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो सारी की सारी करेगा। ठीक है। तो आप ये समझ लो कि कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो परफॉर्म करती है एक्टिविटीज जो कि बिजनेस एक्टिविटीज होती है, वो हमारी क्या होती है, एंटिटी। अब एंटिटी को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बिजनेस एंटिटी का मैंने आपको एग्जांपल लिया, ये क्या है बेटा, बिजनेस एक्टिविटी करने वाले बिजनेस एंटिटी। ठीक है। और ये जो फॉर्म होते हैं ये इसलिए फॉर्म होते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे टाटा और रिलायंस। अब टाटा और रिलायंस के बारे में सबको पता है। ठीक है। टाटा क्या है, टाटा एक पूरा ग्रुप है, रिलायंस भी पूरा ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। हम टाटा से बहुत सारी सर्विस लेते हैं और टाटा हमको बहुत सारी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, एज अ बिजनेस एंटिटी। ठीक है। कुछ हमारी नॉन बिजनेस एंटिटी भी होती है बेटा, जो हमारी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म होती है। जैसे हॉस्पिटल्स। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, मैक्स, अपोलो। तो ये जो हमारे हॉस्पिटल्स है इनका मेन पर्पस क्या है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करना। और क्लब्स होते हैं,
जैसे क्रिकेट क्लब्स हो गए, आपके रिक्रिएशनल क्लब हो गए जहां पे लोग एंजॉय करते हैं जाके, ठीक है, गोल्फ क्लब हो गए जहां पे लोग गोल्फ खेलते हैं। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जितनी भी एंटिटीज हैं, ये नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर में आती हैं, और ये फॉर्म हुई है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ना कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो आपको ओवरऑल एंटिटी के बारे में समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे चलते हैं, और आपको इस स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो एंटिटी के लिए करते हैं, चाहे वो एंटिटी किसी तरीके की है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है या कोई अलग एंटिटी है। मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर बताया क्योंकि अभी हमारे लिए जरूरत क्या है, सोल प्रोप्राइटर की। उसके अलावा पार्टनरशिप भी होती है, कंपनी भी होती है, और हमारे कॉर्पोरेट क्लब्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटीज, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी होती है हमारी, एग्जिस्ट करती हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो जितनी भी हमारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है चीजें, इन्हीं के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए हमने एंटिटी पढ़ा। अब एंटिटी होगी तो क्या करेगी, एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, और अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेल करना, परचेज करना, ठीक है। उसके अलावा आप ये बात मान लो कि किसी को जॉब देना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, ये जो कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं, एंटिटी। और एंटिटी जो ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन सारी तरीके की एक्टिविटी में हमारा फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रहा है। एक ऐसी इकोनॉमिक एंटिटी जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करे जिससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक ऐसी इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर मैंने सेल किया तो मेरा पास से स्टॉक गया और वहां से क्या आया, मेरे पास कैश आया, यानी कि कैश इन्वॉल्व है। अगर मैंने परचेस किया तो मेरे पास स्टॉक आया और मेरे पास से कैश गया, तो अगेन कैश इन्वॉल्व है। तो जो सारी इवेंट, जो सारी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा कैश इन्वॉल्व होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना कि इस तरह की ट्रांजैक्शन में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम दो पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर एक पार्टी ये है, इसको हम मान लेते हैं ए, और एक पार्टी ये है, ये मान लेते हैं बी, ठीक है। इसने क्या किया, इसको सेल किया, ठीक है। कितने का सेल किया, सपोज कर लो 20,000 का सेल किया। तो जो सेल है इसमें 20,000 इन्वॉल्व है। तो ये 20,000 क्या है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। और अगर सपोज कर लो बी ने ए को क्या किया, सेल किया, और यहां पे सेल किया इसने कितने का, 50,000 का। तो अगेन यहां पे मनी इन्वॉल्व है, तो इस मनी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो आप सिंपल तरीके से समझ लो कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में, इवेंट में कम से कम दो पार्टी हैं, और उसको अगर हम मेजरेबल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको हम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये बेसिकली किसके अकॉर्डिंग होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। जब हम इसके जो टर्म्स है पूरे कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स के बेसिस पे हम अपनी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख लो, यहां पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें क्या हो रहा है कि ए सेल कर रहा है, ठीक है। तो सेल करने पे बी इसको क्या करेगा बेटा, पेमेंट करेगा। अगर इसने पेमेंट जो है वो इमीडिएट कर दी, तुरंत कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजैक्शन कैश के टर्म्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। और अगर इसने ये पेमेंट जो है वो तुरंत नहीं की, बल्कि इसकी पेमेंट जो है वो फ्यूचर में करेगा, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट पे हो जाएगी। क्रेडिट मतलब उधार, यानी कि पेमेंट यहां पर नहीं हो रही, मतलब चीजें जो बेची जा रही है, खरीद जा रही है, वो उधार पे खरीद जा रही है। आप भी देख लो, आप भी जाते हो कहीं पर, और अगर आपके सामने, आप जब परचेस करने के लिए जा रहे हो और आपके सामने जो पार्टी है जिससे आप परचेस कर रहे हो, उसको अगर पेमेंट नहीं करोगे, इसका मतलब आपने क्या किया है, उधार में परचेस किया है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर पेमेंट नहीं करोगे, फ्यूचर पेमेंट करोगे, लेकिन जिस टाइम आप परचेस कर रहे हो उस टाइम पेमेंट नहीं कर रहे, तो मतलब आप जो परचेस करके लेकर आ रहे हो वो क्या है, उधार है, ठीक है बेटा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं बेटा। देखो ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब बेटा होता है वो अमाउंट जो हमारा ऑनर इन्वेस्ट करता है। हमारा ऑनर अगर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, पैसा पैसा डालेगा, बिजनेस में पैसा डालेगा हमारा ऑनर, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल। अब ऑनर ने पैसा डाल दिया, वो ह्यूमन बीइंग है, उसकी जरूरत है, उसकी नीड है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, उसको मनी चाहिए, पैसा चाहिए कंजम्पशन करने के लिए, तो वो क्या करेगा, बिजनेस से ही पैसा निकाल लेगा। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल समझ लो, आप कल को जाके कोई बिजनेस ओपन करते हो, ठीक है, और आपका पूरा फैमिली है, फैमिली की नीड है, आपकी खुद भी पर्सनल नीड है, उसको पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। अब आप पूरा का पूरा टाइम डिवोट कहां कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। अब उस बिजनेस से ही आप पैसा निकालोगे ना अपनी नीड को पूरा करने के लिए, तो जब आप पैसा डाल रहे हो तो उसको बोलेंगे कैपिटल, और अगर आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो टू फुलफिल यूर पर्सनल नीड्स, पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहे हो आप, तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, पैसा हम अगर बिजनेस से निकालते हैं, ऑनर बिजनेस से अगर हम पैसा निकालते हैं, ऑनर पैसा निकालता है, किसके लिए निकाल रहा है बेटा, अपनी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए। किसके लिए, अपनी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए, पर्सनल पर्पस को पूरा करने के लिए। तो इस पैसे को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्या बोल देंगे बेटा, ड्राइंग। ठीक है। अब ध्यान रखना, ये ड्राइंग जो है वो मनी के टर्म्स में भी हो सकती है और गुड्स के टर्म्स में भी हो सकती है। कैसे, अब देखो एग्जांपल समझो इसके लिए। आप बताओ, आपने, मैंने बोला आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपका मैं बिजनेस का स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। आपने ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट किया। जब आपने ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट किया तो उस केस में आपके पास सारी ग्रोसरी की आइटम है, और अगर आपके घर पे ग्रोसरी की जरूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे, मार्केट से खरीद के लाओगे या अपने बिजनेस से निकालोगे। इसका आंसर क्या होगा बेटा, बिजनेस से तो निकालेंगे। जब हमारे पास ऑलरेडी ग्रोसरी आइटम पड़ी हुई है तो हम उसको वहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं ना अपने घर के लिए। तो अगर आप बिजनेस से ग्रोसरी आइटम लेकर निकालोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। लेकिन वो ड्राइंग जो है किस में हो रही है बेटा, गुड्स में, क्योंकि आप वहां पर क्या निकाल रहे हो, गुड्स निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, वहां से आप स्टॉक निकाल रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ड्राइंग। अब ये जो ड्राइंग होता है, ये ध्यान रखना बेटा, कैश में हो सकता है और गुड्स में हो सकता है। ठीक है। और ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा। जैसे यहां पे ऑनर ने इन्वेस्ट किया, सपोज कर लो 1 लाख रुपए, कैपिटल हो गया। अब यहां पर उसको जरूरत पड़ी तो उसने सपोज कर लो 2,000 रुपए निकाल लिया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख, और उसने 2,000 रुपए निकाल लिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बचेगी बेटा, 98,000। इसका मतलब ये हो गया कि जो ड्राइंग है वो हमारी इन्वेस्टमेंट को क्या करती है बेटा, कम करती है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल को कम करती है। ठीक है। और इसीलिए हम इसको कैपिटल से माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने यहां पे माइनस किया, हम कैपिटल से इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया बेटा। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। रिसीप्ट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, तो बिजनेस में आप सेल करते हो, सेल करने पे आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा पैसा, कैश। ठीक है। तो वो जो कैश होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिसीप्ट्स। यानी कि आपने अगर सेल किया, सेल करने पे, ठीक है, आपको जो कैश मिला, क्या मिला बेटा, आपको कैश मिला, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिसीप्ट्स बोलेंगे। अब ये रिसीप्ट्स जो होती है, जो कैश जो होता है, ये दो तरह का होता है बेटा। एक होता है रेवेन्यू नेचर का और एक होता है हमारा कैपिटल नेचर का। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो, सेल करने पे पैसा मिलेगा तो वो रेवेन्यू नेचर का ही होगा। लेकिन क्या आपको अपने बिजनेस में खाली सेल करने से कैश मिलेगा या किसी और एक्टिविटी से भी आपको कैश मिल सकता है? तो इसका आंसर है कि सेल करने से तो मिलेगा, लेकिन किसी और एक्टिविटी की वजह से भी आपको पैसा मिल सकता है। जैसे अगर आपने अपनी किसी असेट्स को सोल्ड कर दिया, क्या कर दिया बेटा, असेट्स को सोल्ड कर दिया। और कौन सी असेट्स को, फिक्स असेट्स को। जैसे आपने क्या किया कि आपके पास मशीन थी जो कि पुरानी हो गई और आपने उसको क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया। और सेल करने पे आपको वहां पे पैसा रिसीव हुआ, सपोज कर लो पैसा रिसीव हुआ आपको, सपोज कर लो कितना रिसीव हुआ आपको,
1 लाख रुपीस, ठीक है। तो ये 1 लाख जो है ये क्या है बेटा, कैपिटल रिसीट्स है। क्या है ये, कैपिटल रिसीट्स। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको सेल करने पे पैसा मिला, लेकिन सेल आपने क्या किया है, अपनी फिक्स असेट, और फिक्स असेट को हम इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, सेल करने के लिए नहीं। तो इस तरह की रिसीट को हम क्या बोलेंगे, फिक्स सॉरी कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। फिक्स असेट को सेल करने पे क्या मिलता है, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो ये इनका मीनिंग है। आप देखो इसका नेचर की बात करें तो इसका नेचर जो होता है वो कैसे काम करता है बेटा, जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स होता है उसका नेचर रिकरिंग नेचर का होता है और रेगुलर कोर्स का होता है। ये क्या होता है, बार बार होता है। सेल आप बार बार करोगे तो आपको ये बार बार मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा कैपिटल रिसीट्स होता है ये हमारा क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का, यानी कि ये हमको बार बार नहीं मिलेगा। ये हमको तभी मिलेगा जब हम अपनी फिक्स असेट को सोल्ड करेंगे, और फिक्स असेट हम हर साल सोल्ड नहीं करते, हम हर महीने सोल्ड नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब उसका यूज खत्म होगा तभी हम इसको सोल्ड करेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारा सोर्स जो है इस रिसीप्ट्स का वो क्या है, सेल करना, गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, ये पैसा कहां से मिलेगा, ये पैसा मिलेगा आप अगर फिक्स एसेट को सोल्ड करोगे या आप अगर लोन लेते हो, तो ही आपको जो पैसा मिलेगा वही आपका क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। इसको हम शो करते हैं बेटा पी एंड एल अकाउंट में, और इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। इसके लिए आप समझ लो, देखो पी एंड एल अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट हो गया जो कि आपके एक्सपेंसेस और आपके रेवेन्यूज को दिखाता है, और वो रेवेन्यू जो होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए बेटा, रिकरिंग नेचर के, जो बार बार होंगे, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है, इसीलिए उसमें जो आपको पैसा रिसीव होगा वो रिकरिंग नेचर का नहीं होगा, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने पे जो पैसा आपको रिसीव होगा वो होगा। अब एक बात बताओ, आपकी फिक्स एसेट बिक गई तो आपके पास पहले क्या थी, ज्यादा फिक्स एसेट थी, बेची तो कम हो गई, इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई, जिसकी वजह से इसको शो करने के लिए हम क्या चीज चूज करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल बहुत आसान है, सेल्स है, कमीशन रिसीव है, सेल ऑफ मशीनरी और फर्नीचर है। इसमें क्या होता है, सेल कर रहे हैं हम गुड्स का, या अगर सर्विस दे रहे हैं तो कमीशन रिसीव कर रहे हैं। मैंने अपनी किसी को सर्विस दी, सर्विस के बदले में उसने मेरे को पैसा दिया, तो वो जो पैसा मेरे को दिया हो सकता है मैंने उसके लिए कमीशन के लिए काम किया हो तो वो कमीशन रिसीव हो जाएगा। लेकिन जो मेरे को कैपिटल शीट से पैसा मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा मेरे को फिक्स एसेट होल्ड करने पे, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो लैंड हो, ठीक है। कोई भी चीज हो जो कि फिक्स एसेट नेचर की, अगर उसको सेल करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल रिसीट्स। बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो ये है हमारा नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब बेटा एक्सपेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में इस स्लाइड में हम समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, रिसीट्स। रिसीट्स कितने तरह की होती है बेटा, 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स और एक होती है हमारी कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या हो गया, अगर हम सेल करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो हमको जो पैसा मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम अपनी असेट को सेल करते हैं तो जो हमको पैसा मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। यानी कि नॉर्मल सेल करने पे, गुड्स को सोल्ड करने पे रेवेन्यू रिसीट्स, और असेट को सोल्ड करने पे कैपिटल रिसीट्स। इसी तरीके से बेटा एक्सपेंसेस हम देखेंगे यहाँ पे। एक्सपेंसेस का मतलब आपको पता ही है, एक्सपेंसेस को हम बोल सकते हैं व्यय। व्यय मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब जो भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है बिजनेस के अंदर, इसमें अर्निंग रेवेन्यू के लिए, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यय या खर्चे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसके अंदर आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अपने एम्प्लॉय को रखोगे, कि आप अपने एम्प्लॉय से काम करवाओगे और वो क्या करेंगे, आपकी सेल को बूस्ट करेंगे। तो एम्प्लॉय को आपको क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। तो सैलरी आपके लिए क्या हो गया, एक तरह का व्यय हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस चलाने के लिए बिल्डिंग लेते हो, किस पर, रेंट पर, तो आपको रेंट देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो ये जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे बिजनेस प्रोसेस में हमारे रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए किए जाते हैं, और ये एक्सपायर्ड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि ये 1 साल के अंदर हमारे एक्सपायर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सपायर्ड। अगर हम बात करें कि इनके क्या और भी नेचर हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। एक होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
अब देखो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आप पहले ही एडवांस में पेड कर देते हो और उसका बेनिफिट बाद में लेते हो। जैसे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, मोबाइल रिचार्ज इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मोबाइल रिचार्ज में क्या करोगे, आप पहले रिचार्ज कराओगे या पहले सर्विस लोगे? ऑफ कोर्स पहले रिचार्ज कराओगे, अगर आपका प्रीपेड सिम है तो। पोस्टपेड में उल्टा होता है, अगर आपका प्रीपेड सिम है तो आप पहले क्या करोगे, रिचार्ज कराओगे, उसके बाद ही आप उस ऑपरेटर की सर्विस ले सकते हो। तो ये आपका एग्जांपल किसका हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि आपने एडवांस में पे किया लेकिन बाद में उसकी क्या ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो। और एक होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका खर्चा हो गया लेकिन आप पेमेंट बाद में कर रहे हो। जैसे आपके यहाँ पे कोई इंप्लॉय आया, आपके यहाँ पे फर्स्ट डे उसने ज्वाइन किया, तो आप उसको सैलरी फर्स्ट डे दोगे या लास्ट डे दोगे? तो हर कोई बोलता है कि लास्ट डे को देते हैं, लास्ट डे को ही मिलती है। पहले आप उससे काम करोगे पूरे महीने, उसके बाद तो पेमेंट करोगे उसको। तो आप ऐसे पेमेंट करो, सपोज कर लो कि आपने अगर जनवरी में उसने ज्वाइन किया 1 तारीख को, जनवरी में आपने काम कराया और आपने उसको पेमेंट करी 10 तारीख को, यानी कि 10 फरवरी को, पूरे जनवरी मंथ की। तो आपने 10 तारीख तक उसकी सैलरी रिटेन करके रखी, ठीक है, और आपने उसकी पेमेंट कब करी, 10 फरवरी को। तो उसकी जो पेमेंट है वो तो 31 तारीख को ही ड्यू हो गई, 31 तारीख के तक के लिए कंप्लीट हो गई। 1 फरवरी को वो आपसे मांग सकता है कि मेरी जनवरी की पेमेंट कर दो, लेकिन आप बोलोगे कि हमारी कंपनी की पॉलिसी, हमारे बिजनेस की पॉलिसी, हम 10 तारीख को करते हैं, 7 तारीख करते हैं, 5 तारीख करते हैं, यानी कि आफ्टर 5 डेज करते हैं। तो जितने भी डेज आप बाद उसकी पेमेंट कर रहे हो उतने दिन के लिए वो आपके क्या होगी, आउटस्टैंडिंग, यानी कि बकाया। और ध्यान रखना, इस तरह की जो आउटस्टैंडिंग होती है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है बेटा। ये ऐसी पेमेंट होती है जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पेड नहीं की, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना बेटा, रेवेन्यू यानी कि रिसीप्ट्स और आपके एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल को यूज करते हुए आगे बेटा, होते हैं हमारी इनकम। अब देखो इनकम क्या होती है भाई, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपने पढ़ा कि आपके एक्सपेंस भी होंगे और आपका रेवेन्यू भी होगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हो तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, इनकम। इनकम यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलो उसको या इनकम बोलो, बात एक होती है, ठीक है। तो जैसे यहां पर दे भी रखा है, इनकम एंड प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जैसे आपने क्या किया, बिजनेस किया, और अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सपोज करो आप एक मंथ का प्रॉफिट निकालना चाहते हो और आपका मंथ स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी से और आप उसको एंड कर रहे हो 31 जनवरी को। तो आपने इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर अपने बिजनेस की सेल रिकॉर्ड की और आपकी सेल आ गई सपोज करो 50,000 रुपीज, ठीक है, और आपके जो टोटल खर्चे हुए हैं इस पूरे मंथ में वो हुए हैं सपोज करो 30,000 रुपए। वो खर्चों में कुछ भी हो सकता है भाई, आप बिजनेस करोगे तो आपका रेंट भी जाएगा, अगर आपके यहाँ पे कोई पर्सन काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉय, उसको सैलरी भी दोगे, ठीक है। उसके अलावा आपके जो बिजनेस के बाकी खर्चे होते हैं जैसे क्लीनिंग एक्सपेंसेस हो गया या लीगल एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, या आपका कैरिज हो गया। कैरिज का मतलब क्या होता है, किराया, अगर आपने सामान मंगवाया तो आप किराया पे कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के आपके बहुत सारे तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस को मैंने सारा टोटल कर लिया है और आपके सारे रेवेन्यूज को भी मैं टोटल कर लिया कि आपने टोटल कितना सेल किया, 50 का, टोटल खर्चा कितना हुआ पूरे महीने के अंदर 30,000 का। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का। कितना हो जाएगा, 20,000 का। तो ये प्रॉफिट जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आपकी इनकम या प्रॉफिट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट तो भाई सिंपल क्या है कि भाई प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस एंड टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब इसको हम आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बेसिकली हम पढ़ते हैं अपने फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में, जो कि आपका हमारे बुक में अगर देखें तो हमारे लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें आता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब बेसिकली आपका ये हो गया कि आप रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर देते हो, यानी कि जैसे ये वाला हमारा क्या है, सेल है, और अगर इस एक्सपेंस में सिर्फ कॉस्ट ले रखी है तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कुछ चीजें बनाते हो, तो बनाने पे जो खर्चा आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, उसको बेचने पे जो खर्चा आएगा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपने क्या किया कि आपने, सपोज करो कि आपकी मिठाई की दुकान है, तो मिठाई को बनाने पे खर्चा आएगा और मिठाई को बेचने पे खर्चा आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, मिठाई की दुकान की हुई है और मिठाई की दुकान में आपने पूरे साल में सेल की, पूरे मंथ में सेल की, सॉरी, 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब आपकी मिठाई पे बनाने पे जो आपका खर्चा है उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट कॉस्ट। तो वो आपका खर्चा आ गया 50% मान लेते हैं, 1 लाख। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 1 लाख। तो 1 लाख क्या हो गया बेटा, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद खाली मिठाई बनाने के बाद आप बेच नहीं दोगे उसको, मिठाई बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसको अपने जो शॉप है उसके अंदर आप रखोगे, फ्रिज के अंदर। कोई कस्टमर आएगा, वो बोलेगा कि मेरे को ये वाली मिठाई चाहिए, तो आप उसको पैक करके दे दोगे। तो वहां पे आपको लड़के रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जिस स्पेस में आप अपने दुकान खोल रहे हो उसका रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा उसका एडवर्टीजमेंट करवाओगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये भी खर्चे आपके बाद में आएंगे। तो जितने भी आपके बाकी खर्चे आएंगे उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। सपोज कर लो इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम मान लेते हैं 40,000 रुपीज। कितना मान लेते हैं, 40,000 रुपीज। तो आपके पास कितना बच गया बेटा, 60,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या हो जाएगा ये, नेट प्रॉफिट। तो हमारे प्रॉफिट के वेरिएंट है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। बेसिकली हमको इसी को फाइंड करना होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए इस अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे चलते हैं हम। हाँ बेटा, आज के लिए हमारा जो लास्ट टर्म है वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर सपोज करो कि आपके घर में एक गाड़ी आई, यानी कि एक आपके घर में कार आई, उस कार की वैल्यू सपोज करो स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए आपके पापा ने पे किए, वो आपके घर में आ गई। ठीक है, अगर आप उस कार को आफ्टर 2 ईयर बेचोगे तो क्या वो 10 लाख रुपीज की बिकेगी? इसका आंसर है नहीं बिकेगी बेटा, कोई नहीं बेच सकता। ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो उसकी वैल्यू कम होगी वो कितनी हो सकती है, कोई 7 लाख की बिक सकती है, 6 लाख की बिक सकती है, 5 लाख की बिक सकती है। तो जो भी उसकी वैल्यू कम हुई उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। यानी कि बिजनेस के अंदर जितनी भी फिक्स असेट है, अगर उनकी वैल्यू कम होती है ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे यहां दे रखा है, अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। यानी कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो वो जो असेट है वो हमारी क्या होगी, वियर एंड टीयर होगी, घिस जाएगी, उसके पार्ट्स घिस जाएंगे। ठीक है, या फिर टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है, या ऑब्सोलेट हो गई। तो इन किसी भी वजह से अगर हमारी टोटल वैल्यू जो है फिक्स असेट की वो कम होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है उसको हम वैल्यू इरोजन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी असेट की वैल्यू कम हो रही है। जैसे यहां पर ये क्या है, ये एक तरह का ट्रक है। ठीक है, ये ट्रक जो है अगर ये हमने परचेस किया 2026 में, सपोज करो 15 लाख रुपए का, और ये 2028 में इसकी मार्केट वैल्यू सपोज कर लो 10 लाख रह गई, तो ये 5 लाख जो कम हुआ है, ये 5 लाख जो है इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन, यानी कि वैल्यू इरोजन। वैल्यू इरोजन, इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये एक सिस्टमैटिक अलोकेशन है कॉस्ट का। कैसे हम पूरी जो हमारी असेट की कॉस्ट है उसको सिस्टमैटिकली अलोकेट कर सकते हैं। कैसे अलोकेट कर सकते हैं कि सपोज कर लो इस ट्रक की वैल्यू 15 लाख रुपए है ना। अब मैंने ये सोच लिया कि मैं इसको सिर्फ 5 ईयर इस्तेमाल करूंगा, तो मैं 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख पर ईयर। क्या जाएगा बेटा, 3 लाख पर ईयर। इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो वैल्यू कम होगी वो 3 लाख रुपए पर साल कम होगी। जैसे मैंने एक साल इस्तेमाल किया 12 लाख हो गई, मैंने दूसरे साल इस्तेमाल किया 9 लाख हो गई, फिर मैंने तीसरे साल इस्तेमाल किया 6 लाख हो गई। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कम होगी। यानी कि मैंने अपनी टोटल जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी टोटल वैल्यू है किसकी, ट्रक की, उसको मैंने 5 साल में
क्या कर दिया, अलोकेट कर दिया, जिससे कि हर साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है, 3 लाख रुपए। ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सपेंस है ये किसी को देना नहीं है, क्योंकि एक बार जब मैंने उसको परचेस किया तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ही गया। मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी एसेट को परचेस करने पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक बार तो मेरा एक्सपेंडिचर हो ही गया, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सपेंडिचर जो स्टार्टिंग में हुआ है इसको अलोकेट कर दूंगा, और जब भी मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगा, इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा, तो मैं इसको सिर्फ एक्सपेंस मानूंगा, लेकिन मैंने कैश में इसको किसी को पेड नहीं किया, क्योंकि एक बार पे कर दिया, अब इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो मैं इसको अलोकेट जो तो जरूर कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको पेड नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको नॉन कैश बोलता हूं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। ध्यान रखना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हम फाइनल अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम बेसिकली यही देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। तो जो भी इसकी डेबिट साइड है उसमें सारे एक्सपेंस आते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी एक्सपेंस हो तो कहां पे पुट करेंगे, डेबिट साइड में, और कोई भी अगर हमारी इनकम है या रेवेन्यू उसको कहां पे पुट करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बेटा आज के लिए हम लेक्चर खत्म करते हैं, इसमें हमारे कुछ चीजें और रह गई हैं, उसको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में इसको कवर कर देंगे, ठीक है। इसका पार्ट 3 में जैसे हमारा डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, इस तरह की चीजें हम कवर कर देंगे, और वहां पर इसको जाके हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो जरूर कमेंट में इसको पुट करें, ताकि मैं उसको देख पाऊं और उसको और इंप्रूव कर पाऊं और आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊं। थैंक यू बेटा।